सो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक सवाल था मेरे लिए कि हम शॉर्ट में सेक्शन 52A ऑफ एनडीपीएस एक्ट को समझना चाहते हैं। अब ये सेक्शन नंबर 52A ऑफ एनडीपीएस एक्ट बेसिकली कहता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। और इससे एसोसिएटेड अगर कोई केस लॉ है, उसको और बेटर तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए तो उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो इसके मोटे मोटे जो इन आउट्स हैं उसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। Section 52A of NDPS Act, it provides a special procedure for disposal of the seized narcotics and psychotropic substance. देखो, ऐसा है कि अगर मान लो कोई भी मटेरियल जब्त होता है, कॉन्ट्राबैंड जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं, अगर उसकी सीजर होती है तो अब कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई तो प्रोसीजर हमारे पास इस एनेक्टमेंट में दिया होगा कि इसका डिस्पोजल करना कैसे है, इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या कस्टडी चेन जो है उसकी कस्टडी की हमको चेन बनानी है, या जब प्रूव वगैरह कर दिया तो फिर बाद में क्या होना चाहिए। मान लो फाइनली केस डिस्पोज ऑफ कर दिया तो क्या उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको चेक करना चाहिए। एंड फॉर प्रिजर्विंग द एविडेंस रिलेटिंग टू सच सीज कॉन्ट्राबैंड, द प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द स्टोरेज प्रॉब्लम्स एंड टू मेंटेन द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ सीज्ड सब्सटेंस ड्यूरिंग द ट्रायल। दोस्तों, एक्चुअल में कई बार हम लोग प्रैक्टिकली ये भी देखते हैं कि कोर्ट में जब पेश किया जाता है कॉन्ट्राबैंड, पुलिंदे में होता है, कपड़े में होता है, और पता चला उसके साइड से जो कपड़ा है उसको चूहों ने कुतर लिया, और वहां से जब कोर्ट में लेकर आते हैं तो वहां से वो कॉन्ट्राबैंड बाहर आ रहा होता है, गिर रहा होता है उसके अंदर से बाहर। क्या ऐसे कॉन्ट्राबैंड को जिस तरह से मेंटेन किया गया, प्रिजर्व किया गया, कस्टडी में रखा गया, एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट इम्प्यूट कर सकता है? हो सकता है प्रोसिक्यूशन अपनी साइड से जेन्युइन हो और सच में ही रैट्स ने खा लिया हो और वहां से पुलिंदा बाहर गिर रहा, पुलिंदर में से जो कॉन्ट्राबैंड है, जो ड्रग्स हैं, वो बाहर गिर रही हो। या मान लो किसी पॉलीथीन में रखा था, पॉलीथीन को भी काट लिया उन्होंने। अब सवाल ये उठता है कि चीज़ें तो टेम्पर विद हो गई। आप कहेंगे सर हमने तो की नहीं, प्रोसिक्यूशन के हमने तो की नहीं, हमने तो माल खाने में रखा था, वहां से हमने सामने ला के प्रोड्यूस कर दिया आपको। लेकिन जिसकी कस्टडी में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे प्रॉपरली प्रिजर्व भी करे। ऐसा नहीं है कि वो बोनाफाइड कंडक्ट में किसी चीज़ को कोर्ट में पेश कर रहे हैं लेकिन उसको प्रिजर्व प्रॉपरली ना किया जाए तो अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट तब भी वो जो है प्रूव किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट हमको समझ में आना चाहिए कि सेक्शन 52A बनाया क्यों। अगर यही नहीं मालूम कि सेक्शन 52A का पर्पस क्या है तो हम किन किन लाइट्स में इनको एनालाइज करेंगे ये भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट और पर्पस समझ लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 52A इज सेफ कस्टडी, अर्ली डिस्पोजल ऑफ सीज नार्कोटिक सब्सटेंसेस, और दूसरा प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस थ्रू सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स। हमारे पास सबसे पहले तो सेफ कस्टडी होनी चाहिए ताकि नार्कोटिक्स का अर्ली डिस्पोजल हो, जो भी हमने मटेरियल को सीज किया हुआ है। दूसरा, हमें इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, न्याय करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सजा ही दिलाना है। अगर सजा का केस है तो सजा होगी, एक्विटल का केस है तो एक्विटल होगा, लेकिन एविडेंस तो चाहिए। जैसी भी एविडेंस हो, कॉजेंट हो, रिलायबल हो, ना हो, जो भी है वो कोर्ट में जैसी कलेक्ट की है एसडी कोर्ट के सामने पेश हो जाए थ्रू द सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स। तीसरा, अवॉइडिंग द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स बिफोर द कोर्ट। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो पूरा का पूरा ट्रक बरामद कर लिया और लार्ज क्वांटिटी है। अब हो सकता है पीपी ये सोच रहा हो कि मुझे पूरा का पूरा ट्रक जो है कोर्ट के सामने पेश करना है। अब कोर्ट में क्या इतना सारा लाके उड़ेल देंगे कोर्ट रूम में? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ता है, वहां से कुछ सैंपल ड्रॉ कर लिए जाते हैं और पूरे के पूरे कॉन्ट्राबैंड को एक्यूज पर्सन को पुट करा जाता है। अगर वो उसे एडमिट कर लेता है तो फिर वहां से कुछ भी छोटे सैंपल या छोटे एक दो आप निकाल कर क्वांटिटी को फिर कोर्ट में पुट कर लेते हो विदाउट प्रोड्यूसिंग एवरी सिंगल पैकेट बिफोर द कोर्ट। पूरा का पूरा ट्रक लाने की जरूरत नहीं है। अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स हैं। द प्रोविजन अनेबल द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रिपेयर इन्वेंट्री, photographs, representative samples of the seized contraband in the presence of the magistrate
whose certification gives these records evidentiary value। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है कि ये प्रावधान क्या करता है, ये इन्वेंट्री बनाने के बारे में बात करता है। इन्वेंट्री बनानी है, फोटोज लेनी है और उसके रिस्पेक्टिव सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। लेकिन ये सब किसके सामने होगा, वो कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। क्यों होगा, इससे हमें एक एविडेंटरी वैल्यू मिलेगी उन रिकॉर्ड्स की कि साहब ये सारी चीज़ें जज साहब के सामने किए गए, मजिस्ट्रेट के सामने की गई हैं, इसलिए जो कुछ हुआ है वो सब कुछ ठीक हुआ है, सब रिलायबल है। अब प्रोसीजर क्या है बेसिकली पहले वो समझ लेते हैं। सेक्शन 52A लेट डाउन द अंडर मेंशन प्रोसीजर। कुछ स्टेप्स दिए हैं, क्या है? प्रोसीजर ऑफ इन्वेंट्री ऑफ सीज नार्कोटिक ड्रग इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड पैकेजिंग। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। किस चीज़ की इन्वेंट्री? जो भी आपने नार्कोटिक सीज किया है। क्या क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा कि ये जो सीज किया है ये क्या मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, उसका वेट करना पड़ेगा, उसका वजन करना पड़ेगा, उसको तोलना पड़ेगा। एंड पैकिंग और या पैकेजिंग, फिर आप उसे पैकेट को बनाओगे, पैकेट करोगे, पुलिंदा बनाओगे ताकि उसका प्रॉपरली सीलिंग हो जाए। टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द सीज सब्सटेंस। खाली सैम्पलिंग ड्रॉ करना या पुलिंदा बना लेना काफ़ी है या उसके फोटोग्राफ लेना भी ज़रूरी है? उन्होंने यहाँ पर फोटोग्राफ्स के बारे में भी बात की है। तीसरा, ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स फ्रॉम द सीज मटेरियल। फिर तीसरा, आपको वहाँ से सैंपल ड्रॉ करने हैं। मान लो हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो क्या करें, 10-10 किलो के सैंपल ले लें एफएसएल को भेजने के लिए। किसी भी टेस्ट को करने के लिए हमें जितने रिक्विजिट सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है लगभग उतना ही सैंपल वहाँ से ड्रॉ किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। 10-10 ग्राम, 5-5 ग्राम डिपेंड करता है क्वांटिटी के हिसाब से। मान लो किसी आदमी से जो रिक्विजिट क्वांटिटी रिकवर हुई वो है ही 10 ग्राम की। आपने कहा साहब हमने क्वांटिटी में से जितनी हमें बरामद हुई थी उसमें 10 ग्राम का हमने सैंपल बना लिया। अरे भाई जब है ही 10 ग्राम, 10 ग्राम का ही आपने सैंपल बनाकर एफएसएल को भेज दिया तो बाकी क्वांटिटी जो कोर्ट में प्रूव करनी है तो कुछ बची ही नहीं। कोर्ट में क्या प्रूव करोगे? जो सैंपल था वो तो आपने वहां भेज दिया, तो कोर्ट में प्रूव करने के लिए क्या बचा? तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमें जो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो उस प्रपोर्शन में हो, लेकिन प्रपोर्शन इतना कम ना हो कि एफएसएल में उसकी टेस्टिंग भी ना हो पाए। ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। सर्टिफिकेशन बाय मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ द इन्वेंट्री, फोटोग्राफ एंड सैंपल। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारा जो कुछ भी सैंपल बनाया, ड्रॉ किया, पैकेजिंग की, इन्वेंट्री बनी, फोटोग्राफ बनी, मेरे सामने हुए, इन सब चीज़ों का सर्टिफिकेशन मजिस्ट्रेट जारी करता है ताकि रिकॉर्ड रिलायबल हो, ताकि जब कोर्ट में साबित करो तो उसकी करेक्टनेस जो है एस्टैब्लिश हो पाए। दिस सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स बिकम प्राइमरी एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल। अब ये जो कुछ भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए इन्वेंट्री को लेकर, फोटोग्राफ्स, सैंपल को ड्रॉ करने के लिए, सैंपल्स जो ड्रॉ हुए, ये सारे के सारे आपके एविडेंस के आधार के लिए एक प्राइमरी एविडेंस के रूप में काम आते हैं। Thus, the prosecution is not necessarily required to produce the entire contraband before the trial court। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट के सामने ये सैंपल ड्रॉ हो गई, इन्वेंट्री बन गई, सब कुछ बन गया, तो मैंने कहा वो पूरा का पूरा ट्रक जो था जो आपने बरामद किया था, क्या अब उसे कोर्ट के सामने लाकर करे हुए बरामद क्वांटिटी को कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत है? नहीं। अब वहाँ पर मजिस्ट्रेट कहता है कि साहब हमने 1000 किलो यहाँ पर बरामद किया था, उसमें से इतने सैंपल हमने भेज दिए थे, उसके कुछ पैकेट्स जो हैं कोर्ट के सामने जो है यहाँ पेश किए गए हैं, बाकी ट्रक बाहर खड़ा है, अगर कोर्ट चाहे तो एग्जामिन करना चाहती है तो कर सकती है। अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट को करना है कर लेना, अगर हमने तो सब प्रोड्यूस कर दिया, कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर खड़ा हुआ है, आप चाहें तो सर हम सबके ऊपर एग्जिबिट डाल देंगे, नहीं चाहते तो सर ठीक है, ये सर्टिफिकेट है मजिस्ट्रेट साहब का, ये हमने एनेक्स कर दिया यहाँ पर, और सेक्शन 52 हमें अलाउ कर ही रहा है इसके बारे में। अब आगे बढ़िए। अब ये जो एविडेंटरी वैल्यू है, इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी इस इन्वेंट्री की और इन सैंपल्स की? सुप्रीम कोर्ट has clarified that once the procedure under section 52 is followed, the inventory, photographs and certified samples constitute primary evidence। अब ये भाई साहब ये प्राइमरी एविडेंस बन गए। वैसे हमारा एविडेंस सेट कहता क्या है? हमारा एविडेंस सेट ये कहता है कि अगर हमें किसी भी साक्ष्य को, एविडेंस को कोर्ट में पुट करना है तो हमेशा हमें प्राइमरी एविडेंस ही प्रूव करनी चाहिए, हम उसकी सेकेंडरी एविडेंस नहीं ला सकते।
लेकिन यहाँ पर आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो 1000 केजी कुछ भी मटेरियल कॉन्ट्राबैंड रिकवर हो गया, वो ट्रक में पड़ा है, तो मी एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं पूरे कॉन्ट्राबैंड को कोर्ट के सामने पेश करके प्रूव करूं, सबके ऊपर एग्जिबिट डालूं। लेकिन ऐसा होना कोर्ट में पॉसिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, क्योंकि इतना सारा कॉन्ट्राबैंड कोर्ट के अंदर नहीं लाया जा सकता। तो क्या मैं इन रिपोर्ट्स के माध्यम से उस पूरे कॉन्ट्राबैंड को एज अ प्राइमरी एविडेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग बिफोर द कोर्ट इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से साबित कर सकता हूं? जी बिल्कुल, यही इसका मकसद है। तो क्या सिर्फ बड़ी बड़ी लार्ज क्वांटिटी को ही साबित करना 52A का मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक इन्वेंट्री प्रॉपर बने, क्वांटिटी लार्ज हो स्मॉल हो, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक मजिस्ट्रेट के सामने ये सारे सैंपल्स ड्रॉ होकर भेजे जाएं, ताकि कल को ये ना हो कि पुलिस अपने हिसाब से कुछ भी गड़बड़ी करे और उसकी रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश ना हो पाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट once the procedure under section 52 is allowed or followed, the inventory, photographs and certified samples constitute primary evidence, and the prosecution case does not fail merely because the entire seized contraband is not produced before the court. मैंने कहा ना 1000 की क्वांटिटी कोर्ट में अब प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है यही प्राइमरी एविडेंस बन गए। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है नॉन कंप्लायंस के ऊपर? मान लो ऐसा ना करा जाए और ये इन्वेंट्री ना बनाई जाए, इसकी फ़ोटो ना ली जाए, इनके सैंपल ड्रॉ ना किए जाएं और मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट ना हो, तो क्या होगा जी? पुलिस वाले ने खुद से ही सैंपल ड्रॉ करके भेज डाले, आगे एफएसएल को भेज दिए, मजिस्ट्रेट के सामने सारी कार्रवाई नहीं करी, अब क्या करें? एक केस है इसमें हमारे पास, भारत आम्बले वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें उन्होंने इसकी लीगल इफेक्ट्स नॉन कंप्लायंस की डिस्कस की है। क्या है, चलिए समझते हैं। मेयर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 52A इज नॉट ऑटोमेटिकली फैटल टू द प्रोसिक्यूशन। उन्होंने कहा अगर इसकी कंप्लायंस नहीं भी हुई तो ऑटोमेटिकली आप सोचोगे केस प्रोसिक्यूशन का फैटल हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सच नॉन कंप्लायंस इज जनरली ट्रीटेड एज प्रोसीजरल इरेगुलरिटी रादर देन लीगल इरेगुलरिटी। दो तरह की इरेगुलरिटीज होती हैं, एक तो होती है प्रोसीजरल, एक होती है लीगल इरेगुलरिटी। अगर इलीगैलिटी है तो उसके आधार के ऊपर एक्विटल हो सकता है, प्रोसीडिंग्स विशिएट हो सकती हैं, एक्यूज पर्सन प्रेजुडाइज हो जाएगा, क्योंकि जो मैंडेट है वही पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये मैंडेट तो है, लेकिन सिर्फ प्रोसीजरल है, इसके आधार पर आप ये सोचिए कि पूरा केस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कन्विक्शन कैन स्टिल बी सस्टेन्ड if the prosecution proves seizure, sampling, chain of custody through reliable evidence। अगर मान लो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये सीजर को प्रॉपरली किया गया, उसके सारे दस्तावेज पूरा सब तरीका साबित करता है, फिर उसकी सैम्पलिंग उससे ड्रॉ किए, उसको भी वो प्रॉपरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रूव करता है, फिर चेन ऑफ कस्टडी को भी प्रॉपरली वो बताता है कि साहब मेरी कस्टडी में था, मैं लेके थाने में लेकर गया, थाने में ले जाकर मैंने उसे माल खाने में रखवाया, माल खाने में संतरी ने एंट्री की, जीडी में मैंने केस डायरी में एंट्री की। उसके बाद अगले दिन ही विदाउट एनी डिले हमारे यहाँ से एक स्पेशल मैसेंजर जो है इस ट्रेन से रिजर्वेशन करके एफएसएल के लिए रवाना हुआ, वहाँ काउंटर पर जाकर उसे जमा कराया गया, वहाँ से रिसिप्ट ली गई, पूरे रास्ते में कहीं पर भी उसको टेम्पर विद नहीं किया गया। एफएसएल वालों ने भी जो लिखा है इसके ऊपर कि हमने इसे सील्ड हालत में जो है रिसीव किया है। अब हमारी जिम्मेदारी तो एफएसएल तक सील्ड हालत में भेजने की है। जब हमने बरामद किया और हमने उसे एफएसएल तक भेजा, वहाँ तक कि हमें चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना है ना, वहाँ पर टेम्परिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट ऊपर 52A वाला नहीं भी दिया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर आ गई हैं, तो आप बोलिए कि 52A का कंप्लायंस नहीं हुआ इसलिए एक्विटल कर दो, तो भैया ऐसा नहीं होगा। However, the non-compliance lead to serious doubt about the integrity of the seized substance. The accused may receive the benefit of doubt। एक चीज है कि अगर मान लो मैं क्रॉस को उस दिशा में लेकर जाता हूं कि साहब आपने इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश इसलिए नहीं किया कि एक्चुअल में तो कोई बरामदगी हुई ही नहीं थी। अगर हुई हुई होती और इतना सारा कॉन्ट्राबैंड तुम्हारे पास होता, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करते? अगर उन सब बातों का कोई जस्टिफिकेशन आईओ अपने पास नहीं ले पर आ पाता या नहीं समझा पाता, तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि हम कोई बेनिफिट ऑफ डाउट शायद एक्यूज पर्सन को दे सकते हैं।
लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ इस आधार के ऊपर के सर्टिफिकेट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। वो सारी परिस्थितियां आपको एविडेंस के रूप में क्रॉस के समय पर लानी पड़ेंगी रिकॉर्ड पर, अगर उसका आप कोई भी फ़ायदा लेना चाहते हैं। अब एक और प्रिंसिपल है यहाँ पर, जुडिशियल प्रिंसिपल एमर्जिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। क्या क्या नटशेल में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा और क्या जुडिशियल प्रिंसिपल सिद्धांत जो है निकल कर आए। सबसे पहली बात तो उनका कहना है कि पर्पस, पर्पस समझो आप, पर्पस ये है, एक तो एविडेंटरी प्रिजर्वेशन चाहिए हमें और डिस्पोजल, सेफ डिस्पोजल। दूसरा, मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेशन जो है वो एविडेंटरी वैल्यू की रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है। तीसरा, नॉन प्रोडक्शन फैटल नहीं होता अगर इन्वेंटरी प्रॉपर्ली मेंटेन की गई है और प्रॉपर्ली सर्टिफाई करके प्रूव कर दी गई है। प्रोसीजरल लैप्स अपने आप से केस को ख़त्म नहीं कर देता, ट्रायल विशेट नहीं होता। और दूसरा, कोर्ट को पूरा एंटायर चेन ऑफ कस्टडी और एविडेंस की हॉस्टिलिटीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बस नट शेल में 52A दोस्तों इतना ही है। मैं समझता हूँ इस पर्टिकुलर कंटेंट को जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है और जो बातें आपको बताई हैं, इससे आपको 52A को जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो फिलहाल के लिए यहीं पे रोक लेते हैं। थैंक यू।